हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन। अभी हमने रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन कंप्लीट किया था, अब पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन। ठीक है, तो बच्चों तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं हेलोएरीन्स के: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड रिएक्शन विद मेटल। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, इन हेलोएरीन, इसे हम पढ़ रहे हैं। जो हेलोएरीन्स होते हैं बच्चों, उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता। ठीक है, जो हेलोएरीन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कम होती है। ठीक है, अब क्यों कम होती है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बेटा, क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, हेलोएरीन जो है उसमें बच्चों कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो ये आप देख रहे हो, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और किस तरह से आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर, दो बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसमें डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना आसानी से हेलोएल्केन्स में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो पाता है, उतना आसानी से कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ हेलोएरीन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो रीजनिंग का अगर क्वेश्चन आता है कि वाई दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें आप यही लिखेंगे, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज carbon halogen bond in heloerenes has partial double bond character due to resonance। किसकी वजह से होता है ये? रेजोनेंस की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया सबसे पहले। तो अब ये देखते हैं कि क्या बिल्कुल ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी नहीं हेलोएरीन में? नहीं, ऐसा नहीं है। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन लगाएं, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर अगर हम लगाएं, तब हम रिएक्शन को करा सकते हैं। डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पा रही है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएरीन में करा सकते हैं। जैसे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए देखो बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए हमें हैलोजन को रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, हैलोजन को हम OH ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो OH क्या है हमारा? एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर आप नॉर्मल कराएंगे, नॉर्मल कंडीशन में तो ये होगा ही नहीं। ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में कराएंगे तो ये OH से रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन लगाते हैं, जैसे आपने हम सपोज NaOH के साथ करा रहे हैं, हमने NaOH ले लिया तो 623 केल्विन इतना हाई टेम्परेचर हमने लगाया, 300 ATM हमने प्रेशर लगाया। ठीक है, यहाँ पर हम हाइड्रोलाइज भी करेंगे
तो ये कंडीशन जब हम रखेंगे, इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर, तब ये OH को रिप्लेस करेगा। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, यानी कि रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब बच्चों हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो अगर आप सीधा रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होती है बच्चों, अगर हम इस हेलोएरीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, क्या लगा दे बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, तब ये रिएक्शन थोड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो कहाँ पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, उससे रिएक्टिविटी हेलोएरीन की बढ़ जाएगी। इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन। ठीक है बच्चों, अब क्यों होता है ऐसा वो हम अभी देखेंगे कि हमने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया तो किस वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और मेटा पे लगाने से क्यों नहीं हो रही है। मैंने मेटा क्यों नहीं कहा, क्योंकि मेटा पे अगर आप लगाएंगे तो रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो ऑर्थो या पैरा पे ही लगाना है। सबसे पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कितना आसानी से हो जाएगा। देखो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और रिएक्शन कराई एक्वस NaOH के साथ। तो जो रिएक्शन बच्चों 623 केल्विन पर हो रही थी वो रिएक्शन 443 केल्विन पर हो जाएगी। थोड़ा पहले से कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है इसलिए। ठीक है, अगर हम मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक हमने ऑर्थो पे लगाया और एक हम मान लीजिए पैरा पे भी लगा देते हैं, तब क्या होगा, एक हमने ऑर्थो पे लगाया नाइट्रो ग्रुप, एक हमने पैरा पे लगा दिया, दो नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। तब देखते हैं रिएक्शन कराई एक्वस NaOH के साथ। तो अभी 443 केल्विन पर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही थी, ये रिएक्शन हो जाएगी 368 केल्विन पर और कम टेम्परेचर पर हो जाएगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास आ गए हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक, अब अच्छा मान लीजिए 3 लगा दें हम, सपोज हमने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिए और पैरा पोजीशन पर भी लगा दिया। ठीक है, तो हल्का सा वार्म करने से रिएक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वार्म करने से रिएक्शन हो जाएगा, मतलब इतना आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। पहले तो अभी हमने रिएक्शन देख ली कि रिएक्शन नाइट्रो ग्रुप लगाने से, नाइट्रो ग्रुप एक कैसा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से रिएक्शन जो होती है वो थोड़ा फास्ट हो जाती है, हेलोएरीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखा हमने। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, अगर हम हेलोएरीन के, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं।
हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। जब आप हैलोजन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तब आपको याद होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर आती है ना। आप देखो इसके अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे इस तरीके से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों आ जाएगी उसे कौन विड्रॉ कर लेगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगाया हुआ है, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा। तो रिंग क्या होगा? रिंग उससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और रिंग डेफिशिएंट, जितना ज़्यादा रिंग डेफिशिएंट होगा न्यूक्लियोफाइल का आना उतना आसान हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ऐसे ही यहाँ आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पैरा पोजीशन पर आती है, तो इसलिए आप यहाँ लगाएंगे नाइट्रो ग्रुप को या आप पैरा पोजीशन पे लगाएंगे नाइट्रो ग्रुप को, तब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर सकता है। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती ही नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं तो नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज़ नेगेटिव चार्ज एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन के पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो ग्रुप्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे, जिससे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया? तो ये रीजनिंग में आता है क्वेश्चन, तो इसको आपको सिर्फ रीजनिंग में, थ्योरी में मैं लिख कर बता देती हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा आंसर। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखिए। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ठीक है, क्या करता है? विड्रॉज। वो क्या करेगा? विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग, फ्रॉम द रिंग, एंड दस उससे क्या होगा? रिएक्शन जो होगी वो आसान हो जाएगी। तो दस फैसिलिटेट द रिएक्शन, ठीक है। एक तो ये हो गया कि क्यों होता है। दूसरा, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर has electron density at मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो क्या होगा? नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी by the presence of nitro group at meta position। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन बनता है कि ऑर्थो और पैरा पर हम लगा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है और मेटा पर लगाने से क्यों नहीं बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने OH के साथ रिप्लेसमेंट पढ़ा। अब आता है सेकंड रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखो ये जो हेलोएरीन है, हेलोएरीन जो होता है बच्चों, इसमें जो हैलोजन लगा हुआ है ये हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑल्दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो कैसे ग्रुप्स होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक्सेप्ट हैलोजन।
हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग। अब क्यों होता है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो क्यों होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखो बच्चों, जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे आएगी और पैरा पर आएगी। इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो वो या तो ऑर्थो पर लगेगा या पैरा पर लगेगा, क्योंकि उसे यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए जो ऑर्थो पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। यानी कि जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। किसकी वजह से हो रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से हो रहा है सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ओवरऑल रिएक्टिविटी को देखें तो हैलोजेंस जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। माइनस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि जो हैलोजेंस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो रिंग की ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बच्चों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो रिंग की ओवरऑल रिएक्टिविटी को ये क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं माइनस आई इफेक्ट की वजह से। तो दो इफेक्ट लगते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से तो ओरिएंटेशन कंट्रोल्ड हो रहा है, और जो रिएक्टिविटी हो रही है वो कंट्रोल किससे हो रही है? वो माइनस आई इफेक्ट से हो रही है। रिएक्टिविटी is controlled by माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आपने 11th में पढ़ा होगा। तो ये दो इफेक्ट लगते हैं अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट दे आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, व्हाई? तो उसमें आप ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करिए जल्दी से। अब हम इसके रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पर सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे हमने हैलोजिनेशन कराया। हैलोजिनेशन में हैलोएरीन लिया, इसकी रिएक्शन हैलोजन से होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड की प्रेजेंस में होता है। ये एनहाइड्रस होता है। ऑर्थो और पैरा पर आप हैलोजन लगा देंगे। सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? फर्दर सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पर। ऑर्थो पे लगाया और पैरा पर लगाया, ये पैरा पे लगा दिया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही नाइट्रेशन, नाइट्रेशन बच्चों, नाइट्रेशन में जो रिएक्शन होती है वो होती है HNO3 से और कंसनट्रेटेड H2SO4 से, और नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया नाइट्रेशन का रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शंस होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, दोनों नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं, सल्फोनेशन पे आते हैं। सल्फोनेशन में बच्चों जो रिएक्शन होती है वो होती है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसमें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और सल्फोनिक एसिड ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। जैसे यहाँ आ गया SO3H ग्रुप, ऑर्थो पे लगा दिया और पैरा पर लगा देंगे आप। ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन करते चलिए, बहुत आसान रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बहुत सिंपल से रिएक्शंस होते हैं, सारे रिएक्शंस आप अपने आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन होते हैं बच्चों, एक तो होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन होता है और एसाइलेशन होता है।
जब एल्काइलेशन कराएंगे तब आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और जो भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये रिएक्शन हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। अच्छा, अगर एसाइलेशन होगा, एसाइलेशन में रिएक्शन कराते हैं एसाइल हैलाइड से, जैसे हमने CH3COCl लिया, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ये भी, और ये जो COCH3 ग्रुप आप देख रहे हो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे रिएक्शंस हो गए आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दो रिएक्शंस हमने पढ़ लिए, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। अब थर्ड आता है आपका रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। नोट कर लिया, ये जल्दी से नोट करिए, हो गया। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है बच्चों। रिएक्शन विद मेटल में देखो दो नेम रिएक्शन आती है, एक तो आती है आपकी वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिग रिएक्शन में बच्चों वुड्स रिएक्शन की तरह होगी, एक तो आप लेंगे एराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल, ये हमने एराइल हैलाइड लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, और एक मॉलिक्यूल आप एल्काइल हैलाइड का लेंगे इसमें, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, दोनों एल्काइल हैलाइड लेते हैं। वुड्स फिटिग में क्या करना है आपको, एक एराइल हैलाइड लेना है, एक एल्काइल हैलाइड लेना है, और दो सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, रिएक्शन होगी ईथर की प्रेजेंस में। अब सिंपली वही करना है, ये 2NaCl ये निकाल देंगे आप, और ये CH3 और बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बन गया मिथाइल बेंजीन एंड 2NaCl बन गया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बच्चों वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब नेक्स्ट आती है आपकी फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल आपको एराइल हैलाइड के लेने हैं, ठीक है। और सोडियम से ही रिएक्शन करानी है, बस फर्क क्या है, दोनों मॉलिक्यूल किसके लेंगे, एराइल हैलाइड के लेंगे, और 2NaCl अलग हो जाएगा, और दोनों बेंजीन रिंग क्या होगा, जुड़ जाएंगे। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन हो गई, बाइफिनाइल बन गया आपकी वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन, ये दो नेम रिएक्शंस हो गई, ठीक है। इन्हें याद कर लीजिएगा। बट बच्चों रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन कंप्लीट हो गया टॉपिक आपका। तीन तरह के रिएक्शन इसमें हमने पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट सा हो गया है आपका। इसमें बस एक टॉपिक और बचा हुआ है, पॉलीहैलोजन कंपाउंड, जिसमें कुछ कंपाउंड्स के, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के यूजेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।